तो कल से इस बारे में सोच के मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किसके साथ ये बात शेयर करूँ। एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे ये बेनिफिट हासिल है कि मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं और इस सारे प्रोसीजर से गुज़र चुके हैं। तो आई बिलीव कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा सा कोई मशवरा दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर गर्ल्स। अगर बॉयज़ ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस यू कैन डेफिनेटली लीव। आप लोगों को जैसे हमारे व्लॉग्स के ज़रिए पता लगता रहता है कि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको अपनी डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। 100 तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आपके जहन में होती हैं, 100 चीज़ें आपको डरा रही होती हैं। एंड डेफिनेटली एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपको डराती है वो है सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना वाकई लड़की को बिल्कुल एन वक्त तक, जब तक वो बेबी को डिलीवर नहीं कर लेती, उसको इस चीज़ से डर लगा रहता है। चाहे आप पहली दफ़ा इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो या थर्ड टाइम कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स हमेशा इसी तरह की होती हैं। हमेशा ये टाइम आप लोगों को डरा के रखता है। तो मेरे भी 30 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को पता है कि 9 मंथ्स का जो ये जर्नी होती है 40 वीक्स पर होता है। इसके टोटल 40 वीक्स होते हैं और 37 वीक्स के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लकी गर्ल्स में से हूँ जिसकी फ़र्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, लेकिन सेकेंड टाइम भी मुझे इस चीज़ का डर है। बस नॉर्मल डिलीवरी ही हो, सी सेक्शन हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना कि आपको जो भी पेन्स लेनी पड़ती हैं या फिर कुछ भी जो होता है ना वो 1 डे का होता है, और सी सेक्शन में आपको रिकवर करने में मुश्किल होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। आपके बैली की 7 लेयर्स कट होती हैं, फिर उन पर स्टिचेस लगते हैं। आई गेस के 13 to 11 स्टिचेस आपको लाजमी लगते हैं उसमें, तो वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा डराती है। आपको डिलीवरी के फ़ौरन बाद वॉक करने में मुश्किल होती है। आप बेबी को, कुछ ऐसी मेरी भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक साथ ही तकरीबन कुछ मंथ्स के गैप से प्रेग्नेंट हुई थी, उनके भी बेबी हुए। तो क्या था कि मेरा नॉर्मल हुआ, मैं नॉर्मल के एक्सपीरियंस से गुजरी और वो तीनों की तीनों सी सेक्शन से गुजरी, और उनके साथ बैड लक ऐसी कि वो अपने बेबी को फीड नहीं करवा पाई। और मेरे ख्याल से एक उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा वो बैड फीलिंग्स होती हैं जब आप अपने बेबी को खुद से फीड नहीं करवा पा रहे होते हैं। 3 डेज़ के लिए आप लोगों को हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ता है। आफ्टर डिलीवरी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक सही सेहतमंद इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है कि यार अब मुझे क्या वॉशरूम तक जाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ेगी। तो ये और भी बहुत सारी रीज़न्स जो होती हैं जो लड़की को, जो एक औरत को सी सेक्शन से डराती हैं। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी, जो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी को आसान कर देती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छे से टिप्स और ट्रिक्स हैं तो आप लोगों ने भी मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है सिलेक्शन ऑफ गुड डॉक्टर। हमेशा उस डॉक्टर को सिलेक्ट करें जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जिसका रुझान ज़्यादा हो, जो आपको ये ना हर बात पर सुना रही हो, नहीं ऐसा हुआ तो हम लोग आपका सी सेक्शन कर देंगे, ऐसा हुआ तो ये कर देंगे। वो डॉक्टर करें जो बिल्कुल वक्त तक, जब तक आपके लाइफ पर बात नहीं आती या बेबी के लाइफ पे बात नहीं आती, वो तब तक आपको काम डाउन करे, आपका साथ दे और आपको कहे कि यार आप ये कर सकती हो, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हो। आज भी ऐसी बहुत सी डॉक्टर्स हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी की फ़ी देखने को मिलेगी 25, 30, 35, 40 या हद से 50 तक, ठीक है। लेकिन जो सी सेक्शन होते हैं उसकी 1 लाख प्लस होती है मेडिसिन के बगैर, जिसमें डॉक्टर का होता है। तो आप लोग खुद सोचें डॉक्टर किस चीज़ की तरफ जाएगी। डॉक्टर डेफिनेटली अपने उसने पैसे से ही बनाने हैं, तो वो सी सेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स की ज़्यादा मेहनत लगती है नॉर्मल डिलीवरी में बनिस्बत सी सेक्शन के। सी सेक्शन में उन्होंने एपिड्यूरल देना होता है आपको, ठीक है, अपने स्टाफ के साथ। तकरीबन 30 मिनट की ये सर्जरी होती है, 30 मिनट्स में वो फ्री हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, कोई इंजेक्शन लगाना, लेबर पेन दिलवाना, ठीक है, उसका फॉलोअप लेना, हर आधे घंटे बाद आना, बार बार उसके वार्ड में चक्कर लगाना। फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा पेन बियर कर रही होती हैं, तो वो काफ़ी ना
चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जिसके उनके वो सारे नखरे बर्दाश्त करना, उनके तकरीबन 8 से 10-12 घंटे भी लग जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। इसलिए वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे क्या। इसलिए मैंने कहा जो सबसे पहली चीज़ है वो है सिलेक्शन ऑफ गुड डॉक्टर। इसी के साथ मंथली चेकअप नेसेसरी होता है। आप लोगों ने मंथली चेकअप हर हाल में करवाना है, और आप लोगों को डॉक्टर साथ साथ जो भी चेकअप्स कहती है, कोई CBC का कहती है या शुगर का कहती है या फिर ओवरऑल बॉडी का आपको कहती है कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं, तो आप लोगों ने उससे डरना नहीं है। आप लोगों ने स्टार्ट में ही वो टेस्ट लाजमी करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड्स लाजमी करवाने हैं। उससे क्या होगा कि डॉक्टर को कोई भी चीज़ डायग्नोस हो रही होगी ना कि नहीं यार ये चीज़ गलत चल रही है, तो आप लोगों की वो साथ साथ रिकवर होती रहेगी। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि देखने में इस तरह आया कि जो लड़कियां या जो भी पेरेंट्स इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार डिलीवरी के टाइम देखा जाएगा, कोई एक बोतल खून के अरेंज करके लगवा लेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होता। उससे ये होता है कि बल्कि आप C-सेक्शन की तरफ खुद ब खुद अपने आप को लेकर जा रही होती हैं। ज़्यादा मिथ ये चलती है कि नहीं अब आप प्रेग्नेंट हो गई हो, संभल के चलो, संभल के बैठो, काम नहीं करना, बेड रेस्ट करो, तो ये बिल्कुल फजूल चीज़ होती है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोगों ने कोई जानवर बन के हर वक्त काम ही करते रहना है, लेकिन अपनी बॉडी को बिजी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको ना मुख्तलिफ वो मुश्किल से मैथ्स के क्वेश्चंस देते हैं, क्यूरीज देते हैं, उसको पजल्स देते हैं प्रेग्नेंट वूमन को सॉल्व करने के लिए, ताकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। ये वाली सारी एक्टिविटीज़ करेगा तो उस पर का असर जो है वो बच्चे पर होता है। तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, नहीं तुम बैठ जाओ, नहीं तुम ये करो, ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, जो कि टोटली रॉन्ग होता है। जितने एक्टिव आप खुद रहेंगे ना अपनी प्रेगनेंसी में, उतना ही आपका बेबी एक्टिव रहेगा। और जहाँ हम मिथ की बात कर रहे हैं वहाँ हम लोग खाने की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है कि ये भी हमें बहुत ज़्यादा बड़े बूढ़े कहते हैं कि नहीं तुम 2 लोग हो, तुमने 2 लोगों का खाना खाना है, 2 लोगों का खाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। ओ इतना कम खाना खा लिया, बच्चे का क्या होगा, बच्चे को तो प्रॉपर फीड नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं होता। वो इतना सा बेबी होता है, जब स्टार्ट होता है ना तो वो एक मटर का दाना जिसको कह लो उतना सा होता है। तो उतने को आपने एक पूरे पर्सन का खाना खिलाकर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता। आप सिर्फ उतना खाएं जितनी आपकी नीड है, आपने उससे ज़्यादा नहीं खाना। क्योंकि इस बार मेरे साथ कुछ ये हुआ है जो मैंने अपनी इस जर्नी से सीखा है। मैंने इस बार बहुत ओवर ईटिंग की है, ख़ास तौर पे हेल्दी फूड के अलावा मैं फ़ास्ट फूड में भी गई हूँ। तो इस वक्त मैंने अपना 7 kg वेट एक्स्ट्रा गेन कर लिया है, जो कि अब मुझे तंग कर रहा है, और अब मैंने इसको मैनेज करने, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। तो अपने वेट की भी मैनेजमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, तो एक वो चीज़ भी आपको C-सेक्शन की तरफ लेकर जा सकती है। वेट की जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एक बहुत ईजी फॉर्मूला है। जब आप डे 1 पर प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका हॉस्पिटल में जब आप चेकअप के लिए जाते हैं आपका वेट चेक होता है और वो आपकी फ़ाइल में लिखा जाता है। तो नॉर्मल वेट जो होता है वो 7 kg से कम नहीं होना चाहिए और 13 kg से बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब कि समझ रहे हैं ना, आपका जो वेट है ना उसमें आप 7 kg से आपने कम वेट गेन नहीं करना और 13 kg से ज़्यादा नहीं करना। ये एक नॉर्मल हेल्दी वेट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो कि आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तैसे करके हम लोग 6 मंथ्स तो अपने गुजार लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं तो हमें क्या लग जाता है, यार अब बस हम टायर्ड हो गए इस सारे सीन से, अब जल्दी से डिलीवरी हो जाए, बेबी आ जाए। चलिए 7 मंथ भी गुजर गया, लेकिन 8 से जो ये 9 मंथ का टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्रेग्नेंट वूमन के लिए, कि बस जहन में एक ही चीज़ चल रही होती है, यार अब बस हम लोग अपने इस वेट से थक गए हैं, अपनी इस कंडीशन से थक गए हैं, ना सही से सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना हमारी वॉक ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। अक्सर ये देखा गया, बल्कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही मैं 7 मंथ में एंटर होती जाती हूँ ना तो वॉक ख़राब हो जाती है। जाहिर सी बात है, अब्डोमिनल पर बेबी का वेट पड़ रहा होता है तो आपकी उस तरह प्रॉपर आप वॉक ही नहीं कर पा रहे होते हो। इन सारी चीज़ों में फंस के आप लोग क्या चाहते हो कि हमारी जल्दी से डिलीवरी हो जाए, फिर आप हर दूसरे तीसरे की बात सुनने लग जाते हो। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं भाई तो आप लोग कैस्टर ऑयल पी लो, दूध में डाल के आप लोगों की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए। और अगर आप लोग कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो अपनी गायनिक से लाजमी कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो यार हर चीज़ में ना हम लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है शादी। कभी भी आपको शादी में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स में देख रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही, या कोई भी चीज़ है जो आपके लिए आगे फ्यूचर में जाके बहुत
बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो क्या हम कहा जाता है भाई बच्चा कर लो, हस्बैंड ठीक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये वाला एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। एक बेबी की क्यों हम लोग उसकी ज़िंदगी ख़राब करें, अपने साथ ही अपने बेबी की भी करें। और अक्सर ये देखा जाता है जिनके फर्स्ट 3-4 मंथ्स में नहीं बनती उनकी डाइवोर्स हो जाती है, तो बच्चे भी उनके बहुत ज़्यादा ना, फिर आप लोगों को पता है पेरेंट्स की लड़ाई या फिर सेपरेशन देख कर बड़े हो रहे होते हैं, तो ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। डिलीवरी में भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं खुद से करना चाहिए अपनी गायनिक की सजेशन के बगैर। और आप लोगों को डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो आपके वो पोस्टपार्टम का टाइम होता है 40 डेज़ होते हैं, वो टाइम भी एक बहुत ज़्यादा नाजुक टाइम होता है। उसमें भी आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। इस पर मैंने अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था कि आयरा के बारे में मैंने क्या कुछ सीखा और एक नई चीज़ों को मैंने जो है प्रैक्टिकल किया, और वो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा रहा। अपनी गायनिक से मशवरा लेके उसकी सजेशंस के साथ साथ खुद से मैंने कोई भी ये किसी ने कुछ कह दिया तो वो करने लग गई, ये मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इसलिए कैस्टर ऑयल जो हमेशा होता है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है, और वो आप लोगों का ठीक है सर्विक्स तो सॉफ्ट कर देता है, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन उस हिसाब से भी सही नहीं होती। लेकिन क्योंकि अगर वो बेबी तक कैस्टर ऑयल पहुंच गया, बेबी ने पी लिया, तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है। बेबी की हेल्थ के लिए भी वो मामला बेहतर नहीं होता। अगर आपको वो कोई पिलाना चाह रहा है या आपके गायनिक ने रेफ़र किया है, तो आप हॉस्पिटल में उधर ही बैठ कर करें, या कुछ भी अपनी गायनिक से लाजमी कांटेक्ट करें। तो लास्ट पॉइंट जो मेरी रिसर्च ने बताया वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ गुड फॉर इंड्यूसिंग लेबर की पेन को इंड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप लोगों की डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन नहीं है आपको, या कोई और प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आपकी प्रेगनेंसी ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका। आप लोगों को बहुत सारे बड़े मना करते होंगे इस चीज़ से कुछ भी, लेकिन सबसे पहले अपनी डॉक्टर से आप लोगों ने इसके बारे में लाजमी डिस्कशन कर लेनी है। इस चीज़ से आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप लोग आराम से जाकर उससे अकेले में बात कर सकते हैं। और बहुत सारे फूड्स होते हैं जैसे कि ओकारा वाटर होता है, डेट्स होती हैं, और देसी घी होता है जो आप लास्ट 3 मंथ्स में ले सकते हो, लेकिन एक ना नॉर्मल मिकदार में आप लेनी है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर लेना। सो गर्ल्स, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैंने रिसर्च किए थे। अगर इनमें से किसी भी टिप्स में मैं गलत हूँ या आप लोग कुछ भी मुझे अच्छे सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है, क्योंकि इस वक्त वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।